अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग टॉर्च HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने इसकी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप इसकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये क्यों ज़रूरी है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि HIV एड्स की अवेयरनेस ज़रूरी क्यों है। तो अभी तक HIV एड्स इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। WHO रिपोर्ट करता है कि 2023 में 3,99,00,000 लोग HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और 6,30,000 लोग 2023 के अंदर इंतकाल कर गए HIV की वजह से। लेकिन HIV को प्रिवेंट किया जा सकता है और इस प्रोग्राम का भी यही मकसद होगा कि हम ये चीज़ें देखें कि हम किस तरीके से HIV से बच सकते हैं। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम इसकी हिफाजत करें। सेहत ना होने से जो इंसान तकलीफ़ उठाता है वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उस बंदे को और उसकी फैमिली को उठाना पड़ता है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि HIV एड्स होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, फिर हम देखेंगे कि HIV किस तरीके से इंसान को हो जाता है या हो सकता है। और ये वीडियो जो है वो बच्चों के लिए शायद सूटेबल ना हो तो मैं उस वीडियो के शुरू में भी बता दूंगा। और HIV एड्स जो है किस तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, तो हम इन पे भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि HIV और एड्स इसके सिम्टम्स क्या है, क्या अलामात हैं इसकी। फिर हम देखेंगे कि इसका टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। फिर हम देखेंगे कि HIV की स्टेजेस कौन कौन सी हैं और फिर आखिर में हम HIV से किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये वीडियो भी बच्चों के लिए सूटेबल शायद ना हो। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि HIV एड्स होता क्या है। तो HIV ये शॉर्ट है फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है ये HIV ही की लास्ट स्टेज को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि HIV असल में करता क्या है। तो HIV जो है वो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, यानी जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है बॉडी के अंदर जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है और उनसे लड़ता है। तो ये HIV उसको अटैक करता है और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो बॉडी जो है वो वल्नरेबल हो जाती है डिजीज़ के लिए, यानी कि बॉडी जो है वो बड़े ही आराम के साथ बड़ी ही आसानी से डिजीज़ को कैच कर लेती है। अब चूँकि ये डिजीज़ आपको हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इनके साथ डील कर सके, इनके साथ फाइट कर सके, और इसीलिए HIV जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि HIV का आगाज़ कहाँ से हुआ। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि HIV का आगाज़ कैसे हुआ। तो एक सिमिलर वायरस होता है SIV, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये इन्फेक्ट करता है मंकीज़ और चिंपैंजीज़ को और ये उनके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे HIV इंसानों के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये SIV वायरस पाया जाता है इन्फेक्टेड मंकीज़ और चिंपैंजीज़ के ब्लड के अंदर। तो ये माना जाता है कि जब इंसान शिकार किया करते थे मंकीज़ और चिंपैंजीज़ का या उन्हें ज़िबा किया करते थे, तो उनमें से जो मंकीज़ और चिंपैंजीज़ जिन्हें SIV था, तो उनका ब्लड जब इंसानी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और उसका पाथवे ये है कि जैसे इंसान की स्किन के ऊपर कोई कट लगा हो या कोई ज़ख़म हो, तो ये एक पाथवे है। अब इसके ऊपर अगर कोई ब्लड लगेगा मंकी या चिंपैंजी का जिसको SIV वायरस है, उसके अंदर SIV वायरस है, तो वो इंसानी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो जब इंसानी बॉडी के अंदर SIV दाखिल हुआ तो वो इवॉल्व हो गया, उसने इंसानी बॉडी के साथ अडेप्ट कर लिया और कन्वर्ट हो गया HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के अंदर।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी की बीमारी कैसे हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी की बीमारी किस तरह से हो जाती है, और ये वीडियो शायद बच्चों के लिए सूटेबल ना हो। तो एचआईवी जब भी किसी को होगा तो वो किसी ऐसे शख्स से ट्रांसफ़र होगा जिसको ऑलरेडी एचआईवी है, यानी किसी एचआईवी पॉजिटिव शख्स से वो मुंतकिल होगा किसी ऐसे शख्स में जिसको पहले से एचआईवी नहीं था। अब हम देखते हैं कि जिस शख्स को ऑलरेडी एचआईवी है उसकी किन चीज़ों में एचआईवी ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है कि वो किसी एचआईवी नेगेटिव शख्स में मुंतकिल हो जाए। सबसे पहला है ब्लड। जिस शख्स को एचआईवी है उसके ब्लड में एचआईवी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होगा कि वो किसी दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद आ जाता है जितने भी लिक्विड प्राइवेट पार्ट्स में से निकलते हैं एक्सेप्ट यूरिन एंड फीसिस, उनमें एचआईवी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है और किसी दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। उसके बाद आ जाता है ब्रेस्ट मिल्क, और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए जो दूध पीते हैं उनके लिए ख़तरनाक होता है। अब हम बात करते हैं कि एचआईवी किन तरीक़ों से एक एचआईवी पॉजिटिव शख्स से एक एचआईवी नेगेटिव शख्स में ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहला है डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट, यानी किसी ऐसे शख्स का ब्लड जिसको ऑलरेडी एचआईवी है वो किसी ऐसे शख्स की ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए जिससे एचआईवी नहीं है। इसकी मिसाल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक एचआईवी नेगेटिव शख्स है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई ज़ख़म है या कोई कट लगा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर एचआईवी कंटामिनेटेड ब्लड लग जाए, यानी किसी ऐसे शख्स का ब्लड जिसको ऑलरेडी एचआईवी है, तो एचआईवी ट्रांसफ़र हो सकता है एचआईवी नेगेटिव पर्सन के अंदर। इसके बाद अगर किसी हेल्दी पर्सन को कट लग जाए किसी ऐसे रेज़र से जिसके ऊपर ऑलरेडी एचआईवी कंटामिनेटेड ब्लड लगाओ, तो जाहिर है कट लगने की वजह से वो ब्लड जो है वो उस शख्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इससे भी एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। फिर कोई ऐसी नीडल इस्तेमाल कर ले जिसके ऊपर एचआईवी पॉजिटिव शख्स का ब्लड लगाओ, तो जाहिर है कि उससे भी वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको ऑलरेडी एचआईवी है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि प्राइवेट पार्ट्स में से निकलने वाले जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर एचआईवी ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो लिक्विड्स एक्सचेंज हो जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव शख्स से एचआईवी नेगेटिव शख्स के अंदर। और फिर एचआईवी पॉजिटिव माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है, और वो ये हम प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एचआईवी किन तरीक़ों से ट्रांसमिट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं, तो इसलिए हम वो कॉमन चीज़ें, वो कॉमन मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात करेंगे कि जिनसे एचआईवी एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी किस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होता। सबसे पहले आ जाता है कैजुअल कांटेक्ट, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एक दूसरे के साथ फिज़िकल कांटेक्ट करते हैं, जैसे हाथ मिलाना या गले मिलना, इससे एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता। फिर दूसरा आ जाता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एचआईवी अगर किसी को है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सलाइवा के अंदर इतनी कम होती है कि वो किसी दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जिसका मतलब है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव शख्स के साथ कप शेयर करते हैं, स्पून्स शेयर करते हैं, ड्रिंक्स या फूड, ये सब कुछ शेयर करते हैं जिससे सलाइवा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इससे एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके बाद आ जाती है इंजेक्शन, और ये ख़ास तौर पे एडल्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि आपके पेट तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर हो सकता है कि एचआईवी मौजूद हो, तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टमक का एनवायरनमेंट है, स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो उसमें एचआईवी सर्वाइव नहीं करता, और इससे ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मुंह में किसी किस्म का कोई ज़ख़म हो या कोई अल्सर हो, तो ये एक पाथवे हो सकता है कि जिससे एचआईवी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद आ जाती हैं इंसेक्ट बाइट्स। मिसाल के तौर पे किसी मच्छर ने एचआईवी पॉजिटिव शख्स का खून पिया, उसके बाद आके आपको काट लिया, तो इससे एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके बाद आंसुओं से और पसीने से, इससे भी एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता। इसके बाद पानी से भी एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी पब्लिक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है।
इसके अलावा हवा से भी एचआईवी ट्रांसमिट नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि अगर एक रूम में एचआईवी पॉजिटिव शख्स मौजूद है और बाकी कुछ लोग मौजूद हैं तो वो एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके अलावा अगर एचआईवी पॉजिटिव शख्स खांसता है या छींक मारता है तो उससे भी एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये एक लंबी लिस्ट है उन चीज़ों की जिससे एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता, और शायद ये लिस्ट कभी ख़त्म ना हो सके, क्योंकि हज़ारों चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता, और जिन चीज़ों से होता है वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या बार्बर के ट्रिमर से एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है? तो एचआईवी का इस तरीके से ट्रांसमिट होना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर, यानी पानी के अंदर या हवा के अंदर, एचआईवी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ट्रिमर के थ्रू एचआईवी ट्रांसमिट होने के लिए ज़रूरी है कि ट्रिमर के हेड के ऊपर फ्रेश एचआईवी कंटामिनेटेड ब्लड लगाओ, क्योंकि हवा के अंदर ज़्यादा देर तक एचआईवी सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर आपको इसी क्लिपर के थ्रू कट लग जाए तो जाहिर है कि वो वाला ब्लड फिर आपकी बॉडी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो यही एक तरीका है कि जिससे एचआईवी ट्रिमर के थ्रू ट्रांसमिट हो सके, और ये जाहिर है कि बहुत ही अनलाइकली है, ऐसा होता नहीं है। और इसके ऊपर अगर कोई एचआईवी कंटामिनेटेड ब्लड लगा भी हो और उसके बाद वो ड्राई हो जाए, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं। इस पार्ट में हम एचआईवी की अलामात के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी को एचआईवी हो तो ये हो सकता है कि उसको बुखार हो जाए, या उसको गले में दर्द महसूस हो, या थकावट हो, या मसल पेन हो, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, या ये भी हो सकता है कि उस शख्स को किसी किस्म का कोई सिम्टम, किसी किस्म की कोई अलामत ना हो और वो अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद महसूस करे। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं एचआईवी के। अब चूंकि एचआईवी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर शख्स को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में इस तरह के सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, और ये भी मुमकिन है कि एक शख्स को ये पता ही ना हो कि उसको एचआईवी है, क्योंकि उसे किसी किस्म की कोई सिम्टम्स महसूस ना हो। जिसका मतलब ये हो गया कि आप एचआईवी को खुद से डायग्नोज नहीं कर सकते। अब किसी को बुखार है या किसी का गला ख़राब है तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि उसको एचआईवी है, क्योंकि ये तो बहुत सारी और वजह से भी हो सकता है। तो एचआईवी को डायग्नोज करने का, इसकी तशखीस का यही तरीका है कि आप किसी रेप्यूटेबल डायग्नोस्टिक लैब से इसका टेस्ट करवाएं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एचआईवी का टेस्ट किस तरह से करवाया जा सकता है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि एचआईवी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो एचआईवी के 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला एंटीबॉडी टेस्ट, और ये ब्लड टेस्ट हो सकता है या ओरल स्वैब टेस्ट हो सकता है। फिर है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट होगा। और फिर तीसरा है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, और ये भी ब्लड टेस्ट होता है। अब एचआईवी टेस्ट में जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है वो होता है विंडो पीरियड। और विंडो पीरियड वो अरसा होता है एचआईवी कैच करने के बाद कि जिसमें एचआईवी टेस्ट एचआईवी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब जैसे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का विंडो पीरियड 10 to 33 डेज है। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स को एचआईवी होता है तो 10 से लेकर 33 दिन तक नेट टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो जब भी कोई एचआईवी टेस्ट के लिए जाए तो उसे चाहिए कि लैब से उस टेस्ट की टाइप पूछ ले और इस विंडो पीरियड का ख्याल रखे। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी को एचआईवी के एक्सपोजर का शक है तो एटलीस्ट उसे विंडो पीरियड का अरसा रुक जाना चाहिए, अदरवाइज एचआईवी का जो टेस्ट है वो एचआईवी को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एचआईवी की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि एचआईवी की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन, नेक्स्ट स्टेज होती है क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन, और लास्ट स्टेज होती है एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पहली स्टेज जो है वो एचआईवी के एक्सपोजर के 2 से 4 हफ्ते के बाद डेवलप होती है। यानी एचआईवी की बॉडी के अंदर दाखिल होने के 2 से 4 हफ्ते बाद एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। और इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं जिस तरह हमने पहले बात की थी, बुखार हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है और वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो एचआईवी की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो बॉडी के अंदर उसका स्प्रेड है, वो सबसे ज़्यादा होता है इस स्टेज के अंदर। और ये जो स्टेज है वो कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने तक लास्ट कर सकती है। एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के बाद जो अगली स्टेज है वो है क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन, और इसमें मुमकिन है कि किसी किस्म का कोई सिम्टम, किसी किस्म की कोई अलामत जाहिर ना हो।
और इस स्टेज में जो HIV की मल्टीप्लिकेशन है और बॉडी के अंदर जो उसका स्प्रेड है वो कम होता है। और अगर कोई भी ट्रीटमेंट ना करवाया जाए HIV का तो सालों लग सकते हैं इस सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज में जाने में, यानी कि एड्स डेवलप होने में। HIV की लास्ट स्टेज होती है एड्स, और अगर HIV को ट्रीट ना किया जाए तो 10 साल तक लग सकते हैं उसे एड्स में डेवलप होने में, लेकिन ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और इस स्टेज में सिम्टम्स टिपिकली होते हैं क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस स्टेज तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि HIV को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है और इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि HIV को प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है और इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये वीडियो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है कि रेजर्स जो हैं ये शेयर ना किए जाएं। ऑब्वियसली हमने पहले बात की है कि अगर ब्लड लगा हो रेज़र के ऊपर किसी HIV पॉजिटिव शख्स का और उससे कट लग जाए किसी HIV नेगेटिव शख्स को तो उससे HIV ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए जो रेजर्स हैं उनको शेयर ना किया जाए तो बेहतर है। उसके बाद जो सिरिंज है वो हमेशा नई इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले बात की है कि सिरिंज के अंदर जो ब्लड, अगर कोई HIV पॉजिटिव शख्स का ब्लड हो तो वो HIV नेगेटिव शख्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद जो सेक्स के थ्रू HIV ट्रांसमिट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सेफर सेक्स गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सेफर सेक्स गाइडलाइंस देखने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा सेफर सेक्स गाइडलाइंस का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं या सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रिवेंटिव मेजर फॉर HIV के बारे में। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP जो है ये एक इमरजेंसी प्रिवेंटिव मेजर है जिसके अंदर HIV की मेडिसिन ली जाती हैं विद इन 72 आवर्स, यानी कि 3 दिनों के अंदर आफ्टर अ पॉसिबल एक्सपोजर टू HIV। यानी अगर खुदा न खास्ता किसी को शक है कि उसको HIV का एक्सपोजर हो गया है तो विद इन 3 डेज ये वाला जो प्रिवेंटिव मेजर है ये स्टार्ट किया जाता है टू प्रिवेंट HIV। जितनी जल्दी PEP स्टार्ट किया जाए उतना बेहतर है और हर घंटा इसमें काउंट करता है। हालांकि PEP काफ़ी इफ़ेक्टिव है HIV को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ये फिर भी 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। HIV ये बताता है कि जो PEP है वो रिड्यूस कर सकता है HIV कॉन्ट्रैक्शन का रिस्क बाय 80% अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं HIV के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। हालांकि अभी तक HIV का कोई भी क्योर मौजूद नहीं है, यानी इसको कम्प्लीटली फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन HIV को मैनेज किया जा सकता। और HIV का जो करंटली प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें आता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि ART। ART में पेशेंट को मुख्तलिफ HIV मेडिकेशंस दी जाती हैं और ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, यानी सारी ज़िंदगी इसको जारी रखना पड़ता है। और ये थेरेपी जो है वो HIV की रेप्लिकेशन यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट करता है और HIV की प्रोग्रेशन को रोक देता है, यानी कि HIV जो है वो एड्स में प्रोग्रेस नहीं करता, उसमें डेवलप नहीं करता। और HIV की जो अमाउंट है ये वाली थेरेपी वो बहुत कम कर देता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और यानी उसको अनडिटेक्टेबल लेवल तक ले जाता है, यानी कि बहुत ही कम कर देता है HIV की अमाउंट को बॉडी के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर। HIV डिटेक्ट होने के बाद जितनी जल्दी ART स्टार्ट कर दिया जाए उतना बेहतर होता है। और जो ART है ये हेल्दी लाइफ को प्रमोट करता है और जो पेशेंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ले आता है क्लोज टू जनरल पॉपुलेशन, यानी कि उन लोगों के करीब जिनको HIV नहीं है। जैसे हमने बात की थी कि ART HIV की अमाउंट को ब्लड स्ट्रीम के अंदर अनडिटेक्टेबल लेवल तक ले आता है, यानी कि बहुत कम कर देता है। इसीलिए जो ART है वो दूसरे लोगों में HIV ट्रांसमिट होने से भी बचाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है U इक्वल U, यानी कि अनडिटेक्टेबल इक्वल अनट्रांसमिटेबल, और ये कहता है कि वो लोग जिनको HIV है और वो ART थेरेपी लेते हैं डेली और वो अचीव कर लेते हैं एक अनडिटेक्टेबल वायरल लोड, यानी कि अनडिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड, वो
सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं कर सकते वायरस को दूसरों के अंदर। और इसके बारे में मजीद पढ़ने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि U=U का कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है। तो अगर किसी शख्स को HIV है और वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करता है तो 1 से 6 महीने लग सकते हैं HIV की अमाउंट को ब्लड के अंदर अनडिटेक्टेबल लेवल रीच करने में। तो ये किस तरह से पता लगेगा? थ्रू HIV टेस्ट। तो जैसे ही ये पता लग जाए कि जो HIV का वायरल लोड है, HIV की जो अमाउंट है ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो अनडिटेक्टेबल हो गई है, यानी कि बहुत कम अमाउंट तक पहुंच चुकी है, तो उसके बाद 6 महीने उसको मेंटेन रखना पड़ता है। यानी कि अगर उसके बाद 6 महीने तक वही अनडिटेक्टेबल लेवल मेंटेन रहे तो उसके बाद U=U का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यानी अगर 6 महीने तक अनडिटेक्टेबल वायरल लोड मेंटेन रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये HIV पॉजिटिव शख्स सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं कर सकता है HIV टू अ सेक्सुअल पार्टनर। अब हम बात करते हैं रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन उस शख्स से जिसने ART के थ्रू अनडिटेक्टेबल वायरल लोड मेंटेन कर लिया मुख्तलिफ ट्रांसमिशन कैटेगरीज के लिए। सबसे पहले है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और हमने ये पहले देख लिया U=U के कॉन्सेप्ट के अंदर कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है ट्रांसमिशन का। इसके बाद अगर एक HIV पॉजिटिव मां ने अनडिटेक्टेबल वायरल लोड मेंटेन कर लिया है तो बच्चे में ट्रांसमिट होने का जो रिस्क है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी वो है 1% या उससे कम। उसके बाद जो सिरिंजेस के थ्रू ट्रांसमिशन का रिस्क है वो अननोन है, लेकिन ये खासा कम हो गया होगा। उसके बाद अगेन जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में ट्रांसमिट होने का रिस्क है वो खासा कम हो गया होगा, लेकिन इससे जो रिस्क है वो एलिमिनेट यानी कि ख़त्म नहीं होता। इसके बारे में मजीद पढ़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म होता है और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि HIV में जो प्रिवेंशन है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को HIV है तो उनके साथ आप काइंडली बिहेव करें, क्योंकि ऑलरेडी जिस शख्स को HIV है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहा होता है। तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा ना करें। और इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।